हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान बैच ऑफ मेंटर सेडुसर। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जब भी आप नीट प्रिपरेशन शुरुआत करते हो तो सभी टीचर्स का, सभी सीनियर्स का, जो लोग भी नीट को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से क्रैक कर चुके हैं, सभी बच्चों का एक ही बात है कि अगर आप नीट को करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक को आपको थ्रू आउट करना पड़ेगा। सभी लोग ये बात बोलते हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन मार्क बच्चों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि कैसे करा जाए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर कैसे करना है। ये तो कंफर्म है कि एनसीईआरटी को आपको कंप्लीटली कवर करना है अगर आपको नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। लेकिन सवाल यह है कि कैसे करा जाए। चाहे वो आप बायोलॉजी की बात करो, चाहे वो फिजिक्स की बात करो, या चाहे वो केमिस्ट्री की बात करो, हर सब्जेक्ट में आपको नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कवर करना होगा। तो सवाल उठता है कैसे करा जाए। मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा बाबू, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी में भी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। चलिए, तो पॉइंट यह है कि जैसा मैंने बताया आपको कि नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे फुल मार्क्स लाना है नीट एग्जाम में एनसीईआरटी को कवर करके। तो सबसे पहला जो बात है वो हर आदमी आपको बता देगा, हर टीचर, हर आपके सीनियर बता देंगे कि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप डायरेक्ट जाकर के उसको स्टडी करोगे तो आपको एक ट्रबल आएगा और हो सकता है उस ट्रबल के कारण आप एनसीईआरटी पढ़ना भी बंद कर दो। तो सबसे बेहतर उपाय यह है कि जिस जगह भी, जिस टीचर को भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप उन टीचर्स को थ्रू आउट अच्छे से फॉलो कीजिए। हम लोग वरदान बैच में बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको बहुत डिटेल में हर चीजों को करवा रहे हैं। उन चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, टीचर्स को फॉलो कर लीजिए एंड देन आफ्टर एनसीईआरटी पढ़िए। तो एक बात मैं हर स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप अपने टीचर के नोट्स को, टीचर के लेक्चर्स को जरूर कर लीजिए एंड देन आफ्टर एनसीईआरटी पढ़िए। आपको समझ भी अच्छे से आएगा। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप टीचर्स का हेल्प भी ले सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है कि एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं पढ़ने लगना है। हो सकता है आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लगे, आप समझ ना पाए, बहुत दिक्कत हो जाए, तो आप पहले टीचर्स को फॉलो कीजिए एंड देन आफ्टर एनसीईआरटी करिए। अब मैं इस स्लाइड में, मैं इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन को, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अप्रोच करना है बाय सम एग्जांपल्स। मैं एनसीईआरटी के बुक का ही कुछ क्लिप्स, कुछ चैप्टर्स को यूज करूंगा और बताऊंगा कि किस चीज को आप छोड़ सकते हैं, किस चीज पे आपको पूरा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम के एनसीईआरटी बुक का नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंपॉर्टेंस, तो देख लीजिए केमिस्ट्री में आपके सामने है 91% क्वेश्चन, ठीक है, 89, 93% क्वेश्चन। ये सभी पिछले 5 ईयर्स का मैंने रिकॉर्ड रखा है, 2019, 20, 21, 22 और 23 का। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90% डायरेक्टली एनसीईआरटी से है और बाकी जो 5 to 10% है वो भी बेस्ड है एनसीईआरटी का। तो भाई आप एनसीईआरटी को तो छोड़ के चल ही नहीं सकते हो। तो एनसीईआरटी आप 45 क्वेश्चन हम लोग को केमिस्ट्री में करना होता है। 45 में 40, 41, 42 इस तरह से, 39 इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को करना ही करना है आपको। तो इसलिए हम लोग बारी बारी से केमिस्ट्री में तीनों पार्ट्स के लिए पढ़ते हैं कि कैसे एनसीईआरटी करना है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक को कैसे करा जाए, तो सबसे पहले आपको टीचर्स को फॉलो तो करना ही है। कंसेप्चुअल डेप्थ बनाना है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री वह टॉपिक है केमिस्ट्री का जिसमें कि हम लोग सारा थ्योरी और लॉ जो केमिस्ट्री को गवर्न करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि फिजिकल में अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होइएगा तो इनऑर्गेनिक में आपको हेल्प मिलेगा। तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा। इवन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके कंसेप्चुअल डेप्थ पे ही डिपेंड करते हैं। सेकेंड है
डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना है। बहुत सारा फॉर्मूलाज का डेरिवेशन है जो जेई वालों के लिए, मेन एडवांस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला में कैलकुलेशन कैसे करना है उसका एक इंपॉर्टेंस है। और मैंने क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेशन जरूर करिए टफ कैलकुलेशन में। बहुत बार बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर टफ कैलकुलेशन आता है तो मेरा दिमाग ही ब्लॉक कर जाता है, कुछ सोच ही नहीं पाते हैं फिर फर्दर। तो अप्रोक्सीमेशन कीजिए बाबू। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 2.9 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाई 5.2, इस तरह का कुछ टर्म आ गया। तो आप क्या करो, इसको लगभग करो अप्रोक्सीमेशन। 2.9 को मैंने कर दिया 3, 3.1 को भी मैंने कर दिया 3, और 5.2 को भी मैंने कर दिया 5। आंसर बस यही होगा इससे कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में आएगा, लेकिन अगर आपका ऑप्शन एक दूसरे से दूर दूर है तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। और याद रखिएगा कि जब भी टफ कैलकुलेशन होगा, जो ऑप्शन होगा वो एक दूसरे से दूर होगा। एकदम अगल बगल में दे देने का मतलब है कि आपको वो एग्जाम में बहुत समय लग जाएगा उस प्रॉब्लम को करने में। तो नीट एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर टफ कैलकुलेशन है तो उसको थोड़ा अगल बगल अप्रोक्सीमेट नंबर लीजिए राउंड फिगर में, और ताकि वो कैंसिल हो जाए और आप कैलकुलेशन करके आसानी से निकल सकते हैं। तो ये आपको करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री का ही मैं एक चैप्टर ले रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहला चैप्टर है आपका। आप अगर देखिएगा पहला पेज है ये उसका। इस पेज में कुछ भी ऐसा नहीं है, इस पेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नीट एग्जाम के लिए, सेकेंड पेज की बात भी कर रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है, एल्केमिस्ट कौन थे, कैसे कैसे केमिस्ट्री में शुरुआती डेवलपमेंट हुआ, कैसे यूरोप में डेवलपमेंट हुआ था, कैसे इंडिया में नागार्जुना और अदर जो चक्रपाणी ये लोग अलग पुराने समय में जो केमिस्ट्री का स्टडी करते थे कुछ हद तक, उनके बारे में बात है। तो ये सब कहानी है, अगर आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसका है। आगे देखिए, अगेन वही मतलब अर्थारोवेदा, ये सभी जो भी है ये सारे के सारे जो है हिस्ट्री है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट का। अगेन थर्ड पेज को भी मैं सीधा सीधा कैंसिल करूंगा, कोई जरूरत नहीं सब पढ़ने का। यहां से देखिए फोर्थ पेज से इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री शुरू होता है। कुछ हद तक यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कुछ ड्रग है सिस्प्लाटिन, टैक्सोल लिखा हुआ, जो कि इफेक्टिव होता है अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग डिजीज के लिए, वो आपको जान लेना है। मैटर का नेचर और मैटर का स्टेट्स के बाद जो भी पेजेस है एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप उसको थ्रू आउट कर लोगे, समझ लोगे, कर लोगे अच्छे से। मैंने सारे पेजेस को नहीं ऐड करा है क्योंकि फिर तो वो एक एक चैप्टर में 30 और 40 पेजेस हो जाएंगे। तो मैंने जो हटाना था, जो अवॉइड करना था फर्स्ट टॉपिक में, मैंने उसको आपको समझाया। कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, या मतलब जो क्यूरियोसिटी होता है बच्चों को कैसे आया, क्यों आया, वो सब के लिए है। तो वो हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछा जाता है नीट एग्जाम में, तो उसको आप स्किप करोगे। अब सवाल उठता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करा जाए। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको कंप्लीट करना है ना बाबू, तो सबसे पहले आप एक अच्छे टीचर को जरूर फॉलो कीजिए। वरदान बैच में हम लोग बहुत अच्छे टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिक का भी। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनसे आप जीओसी पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनसे आप रिएक्शन मैकेनिज्म को थ्रू आउट स्टडी कीजिए, और फिर आइसोमरिज्म स्टडी कीजिए। इसके अलावा एक नोमेनक्लेचर भी टॉपिक है जो कि आप अलग से पढ़ लेते हैं, जो एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज दिया हुआ, लेकिन आप अलग से पढ़ लीजिए उसको भी, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक को, ये नोमेनक्लेचर, जीओसी, मैकेनिज्म और आइसोमरिज्म, इन सभी टॉपिक को आप किसी अच्छे मॉडल से, मेंटर्स का मॉडल है उसको फॉलो कीजिए, टीचर जो है अच्छे उनको फॉलो कीजिए। एंड देन आफ्टर हाइड्रोकार्बन के बाद जो भी टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन से लेके आगे का जितना भी टॉपिक है, आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जीओसी में स्टडी नहीं करना है बाबू, करना इसमें भी है, लेकिन पहले क्लास नोट्स, पहले टीचर्स, पहले आप जाके नहीं पढ़ोगे जीओसी का एनसीईआरटी।
तो एनसीईआरटी आप टीचर्स के बाद ही फॉलो करोगे, लेकिन इन सब में तो एक्स्ट्रा डिटेल में भी जाना है। बाकी जो टॉपिक है ना, जो कि मतलब हाइड्रोकार्बन देन आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ तक है, वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी को ही फोकस्ड होके स्टडी करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कोई चैप्टर लेकर के समझाते हैं। देखिए मैंने 12th का फर्स्ट चैप्टर लिया है, 12th फर्स्ट चैप्टर लिया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चलिए यहां पे देखिए सब कहानी है, फिर बहुत कम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट पेज में। सेकेंड पेज में कुछ आपको टाइप ऑफ जो हेलो एल्केन है और हेलो एरेन है उसके बारे में बताया गया है। फिर आपको विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, मतलब उससे जो अटैच्ड हैलोजन है उसके बारे में बताया गया है। तो वो सब आप इवन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर जो आपको पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर में ही बता देंगे। कुछ और भी चीजें जैसे बताया गया होगा, जैसे कि बताया जाता है विसनल डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड बताया जाता है। इसमें बताया गया विसनल डाइहैलाइड मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे जो क्लोराइड रहेगा विसनल कहलाएगा, एक जगह पे रहेगा दोनों हैलाइड तो उसको जेमिनल बोलेंगे। तो ये सब भी इसमें पॉइंट है। विनाइल क्या है, एराइल क्या है, उसके बाद बेंजाइल क्या है, उसके बाद फिर एलाइल क्या है, ये सब जो है इसमें है। और यही चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, बाकी सब नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ रखा है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत के 4 पेजेस में अगर मैं कहूं तो यही सब है ही, 4 पेजेस तक, यहां तक आपको नोमेनक्लेचर ही दिया हुआ है। और उसमें भी अगर आप एडिशनल देखिएगा 2-3 पॉइंट ही आपको मिलेगा। इसके बाद इसी चैप्टर में मैं लास्ट पेज में देख रहा हूं कि आपको यूज बताया गया है, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन का, ट्राइक्लोरोमीथेन का जो क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन का। तो इन सब का यूज लिटिल बिट जान लेना है। अब कभी कभी क्या लिखा हुआ, जैसे कि कुछ लिखा हुआ है कि पहले ये यूज होता था, अब ये यूज हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट है उसका, वो सब आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारा इसमें मैं भी देख रहा हूं कहानी है ये सब आपको, जैसे कि क्लोरोफॉर्म के लिए, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन आप जानते, आपको जानना चाहिए कि फॉस्फिन में ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके कारण से आप इसको डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना जाए, फुल्ली फिल्ड रखते हैं ताकि लाइट और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से आप इसको बचाना चाहते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा थोड़ा यूज जान लेना है बहुत डिटेल में। जैसे डीडीटी एक हार्मफुल जो है पेस्टिसाइड से जो अब नहीं यूज होता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, और डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको देख लेना है कि डीडीटी का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इन सभी जगह आप थोड़ा थोड़ा बच के पढ़ सकते हो। बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको फॉलो तो करना है एनसीईआरटी को, लेकिन स्मार्टली करना है। जहां से क्वेश्चन पूछने का चांस नेग्लिजिबल है उस पार्ट को आपको अवॉइड करना है। अब लास्ट बचता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करा जाए। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग को बाबू जितना डिटेल में पढ़िए उतना बेहतर है। पीरियोडिक टेबल को भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, और इसके लिए आपको मॉडल, क्लास नोट्स, ये सभी जरूर आपको करना होगा। इन सभी के लिए, इन तीनों टॉपिक के लिए, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन के लिए टीचर्स को आपको फॉलो करना होगा, एडिशनल पढ़ना होगा आपको एनसीईआरटी से थोड़ा। उसके बाद का जितना भी टॉपिक है, ब्लॉक एलिमेंट्स है, मेटलर्जी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये सब का सब आपको एनसीईआरटी को फुल्ली फोकस्ड होकर के स्टडी करना है। लेकिन फिर देखिए यहां भी मैं बताऊंगा कि कुछ चीजों को आप हटा सकते हो अपने स्टडी से। जैसे कि देखिए मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिया है। अब जैसे देखिए अगर फर्स्ट पेज देखिएगा ना तो वो आप अधिकतर जानकारी जान सकते हैं। फर्स्ट पेज में बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरिलियम को छोड़ करके आप बाकी सेकेंडरी मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो, फर्स्ट मेटल को तो आप अल्कली मेटल कहते ही हो, सेकेंडरी मेटल में बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो। इसके बाद आप देखिएगा जो प्रॉपर्टीज है, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है। अधिकतर बच्चे इसके बारे में पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल में ही। अगर आप टीचर्स को फॉलो कीजिएगा, सभी टीचर्स इसको पहले ही डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया जाता है। तो अधिकतर चीजें आप पहले ही पढ़े हुए हो, तो इसको आपको कम से कम पढ़ने का जरूरत है, एक बार रीडिंग देने का जरूरत है। कहीं पे कोई पॉइंट अगर आपके अनुसार लग रहा है एक्स्ट्रा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए मैंने बोला था कि टीचर्स को यहां पे फॉलो करिएगा तो आपको ये सभी चीजें पहले ही हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक डेटा दिया रहता है बहुत जगह, सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के वैल्यू को हम लोग को नहीं जानना है, ट्रेंड्स को समझना है, ट्रेंड को जानना है, किसका ज्यादा किसका कम, लेकिन वैल्यूज नहीं जानना है। बहुत लोग वैल्यूज याद करने लगते हैं, गलत है एकदम, कोई फायदा नहीं है। वैल्यूज कोई नहीं पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। तो ऑर्डर हम लोग को जान लेना है, ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन जानना है। अधिकतर लोग इसको भी पीरियोडिक टेबल में कर ही लेते हैं। कुछ अगर एक्स्ट्रा है आपके लिए तो आप कर लीजिएगा चैप्टर में जब पढ़िएगा तो, ठीक है, यही है। इसी तरह से अगर आप सेकेंडरी मेटल में भी देखिएगा तो यहां पे देखिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, निट वालों के लिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम का और पोटेशियम का इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेटल में भी देखिएगा पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वैल्यूज ही है, इसका ऑर्डर मैंने बताया आपको याद रखना है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो इसलिए बहुत जगह ऐसा होगा एनसीईआरटी में जो आप अगर आप डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल ये सब पढ़िएगा तो ये सब पहले से ही आपका कवर्ड होगा। ऑर्गेनिक में भी वैसे ही अगर आप नोमेनक्लेचर, जीओसी और मैकेनिज्म को कवर कर लीजिएगा अच्छे से, आइसोमेरिज्म को कर लीजिएगा अच्छे से कवर, एक अच्छे टीचर को फॉलो करके, एक अच्छा मॉडल, मेंटर्स का मॉडल फॉलो करके, तो आपको आने वाले चैप्टर्स में ये सब बहुत आसानी से गो थ्रू हो सकते हैं। आपको जो पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, पूरा का पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस ज्वाइनिंग में दिस पार्टिकुलर क्लास गाइज। यही मैं आपको आज के क्लास में बताने आया था। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।